नमस्कार, आप सभी को हमारा पाठ्यक्रम एनिमल हस्बेंड्री ए टेक्निकल अप्रोच यानी पशुपालन तकनीकी दृष्टिकोण में सभी को स्वागत है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मॉड्यूल इनफर्टिलिटी इन एनिमल्स एंड इट्स प्रिवेंशन यानी पशुओं में जो बांझपन एवं उनकी रोकथाम के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अंतर्गत जो क्लास आज है जिसके ऊपर हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे वो है एनिस्ट्रस एंड इट्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैं डॉक्टर दयानिधि जना, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आपको पुनः स्वागत करता हूं इस विषय पर चर्चा करने के लिए। जिस विषय मतलब जो हम भाग में बांटे हैं कैसे कैसे डिस्कस करेंगे कि एनिस्ट्रस होता क्या है पहला है, और उसका वर्गीकरण कि किस किस टाइप के एनिस्ट्रस अलग टाइप के होते हैं वो है, और उसका किस कारण की वजह से वो एनिस्ट्रस होता है वो भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके पश्चात कि उसको कैसे प्रिवेंट करें, ठीक है, वो एनिस्ट्रस होने से कैसे उसको रोकें, तो उसके बारे में डिस्कस करें। तो चलिए चलते हैं कि एनिस्ट्रस होता क्या है। जिसका भी मतलब कोई गाय भैंस के बारे में जानते हैं, एनिस्ट्रस एक ऐसा बीमारी है, दो चीज मोस्टली आते हैं, या फिर अगर किसान लेके आएगा गाय को मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब ज्यादातर क्या होता है कि हमारे गाय गर्भ में नहीं आ रही है, या फिर ये बार बार मतलब उल्टा प्रेग्नेंट नहीं हो रही है। दो चीज जो है वो बहुत कंप्लेन आता है। तो एनिस्ट्रस मान लीजिए एनिस्ट्रस, और एक आता है रिपीट ब्रीडिंग। ठीक है, जो गर्भ में नहीं आना हम एनिस्ट्रस कहते हैं। रिपीटिंग मतलब बार बार जैसे सीमेन लगा रहे हैं लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हो रही है। तो ये दो बीमारी बहुत कंप्लेन आता है। ठीक है, तो ये फिर चलते हैं एनिस्ट्रस होता क्या है। एनिस्ट्रस, ठीक है, जो गाय गर्भ में नहीं आते हैं उनको हम कहते हैं एनिस्ट्रस। सो फेल्यूर ऑफ साइक्लिंग, ठीक है, साइक्लिंग मीन्स मान लीजिए गाय और भैंस में क्या होता है 21 दिन के बाद, मतलब 21 दिन मतलब एवरेज चलता है, किसी का 20 दिन हो सकता है, किसी का 22 दिन हो सकता है, लेकिन एवरेज लेके चलते हैं 21 दिन। 21 दिन बाद पुनः फिर 21 दिन में उसको गर्भ में आना है, ये उनका साइकिल है। अगर नहीं आ रही है तो उसको हम कहते हैं एनिस्ट्रस। ठीक है, ये। और दूसरी तरफ कह सकते हैं फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ ओवर्ट साइन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस साइन दो तरीके से होता है, एक होता है ओवर्ट साइन, ठीक है, जो आपको खाली आंख में देख सकते हैं। हाँ, जैसे गाय जैसे गर्भ में आते हैं तो उसका पीछे से पूरा पूरा सफेद जैसे कांच की जैसे वो डिस्चार्ज आता है, हम कहते हैं जैसे कि वो स्ट्रल डिस्चार्ज। ठीक है, कुछ गाय एक्टिव होते हैं, दूसरे गाय पर चढ़ते हैं, ये आप देख के थोड़ा ज्यादा बोलने लगते हैं। कुछ कुछ गाय जैसा बोलते हैं ना, किसान आके बोलेंगे हमारा जानवर कल शाम से बोलती है और ऐसे डिस्चार्ज गिराई थे, तो मतलब वो गाय गर्भ में है। अगर ये सब साइन देख के कोई किसान बोल सकता है वो होता है ओवर्ट टाइप सिम्पटम्स। और एक होता है कोवर्ट। कोवर्ट क्या होता है, वो आपको नहीं मिलेगा, अंदर अंदर चल रहा होगा। ठीक है, सो एनिस्ट्रस क्या है, ये है एब्सेंस ऑफ ओवर्ट साइन ऑफ स्ट्रेस, इसको हम कहते हैं एनिस्ट्रस। तो किस किस में मिलता है, मान लीजिए किस बीमारी में होता है ये एनिस्ट्रस, या फिर गाय गाभिन में हो तो भी दिखता है। और लैक्टेशन, बहुत जानवर क्या होता है जहां ज्यादा दूध देते हैं उनका थोड़ा गर्भ में नहीं आना का जो मतलब इरेगुलर आता है, वो भी कारण से वो आते हैं। ठीक है, तो विस्तार रूप से हम चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये किसको इसको होता है। ठीक है, मोस्टली जितने जानवर होते हैं, ठीक है, गाय भैंस भेड़ बकरी, भेड़ बकरी में तो आपको बहुत कम मिलेगा, ज्यादातर गाय भैंस में मिलता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्शन एनिमल से ज्यादा दूध देते हैं, तो दूध ज्यादा देने से होता है। तो अगर गाय भैंस की बात करें किसमें ज्यादा किसमें कम होता है, नॉर्मली क्या होता है ये स्पेसिस, ब्रीड, पैरिटी, सीजन और लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, खाना पीना, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, खाना पीना से भी अगर गड़बड़ी होता है तो भी ये होता है। तो मोस्टली जो एनिस्ट्रस हायर इन कैटल एंड बुफलो देन द हीफर। ठीक है, एडल्ट एनिमल में ज्यादा होता है कंपेयर टू हीफर जो एक बार भी बच्चा नहीं दी हो। और उसके अलावा पोस्टपार्टम एनिस्ट्रस। पोस्टपार्टम एनिस्ट्रस मतलब बहुत सारे जानवर में, मतलब गाय में हम बात करेंगे तो गाय और भैंस की बात करेंगे, बच्चा आज दी है, क्या होता है ना, जैसे कि आपको 21 दिन का अंदर वो आना चाहिए, लेकिन बच्चा आज दे दिए। कुछ जानवर क्या होता है 3-4 महीने तक गर्भ में नहीं आते हैं, तो उसको हम कहते हैं पोस्टपार्टम एनिस्ट्रस। पोस्ट मतलब बाद, पार्टम मीन्स बच्चा देना, तो बच्चे देने के बाद वो जो कुछ कुछ गाय होते हैं कि 1 महीने अंदर आ जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ हम तो देखें 1 साल तक गर्भ में नहीं आते हुए, तो वो होता है पोस्टपार्टम एनिस्ट्रस। ये गाय के हिसाब से क्या होता है, भैंस में जो होता है ना, जो फॉलिकल जो अंडा निकलता है वो कंपेरेटिवली कम होता है। गाय में थोड़ा अंडे ज्यादा रहते हैं, भैंस में कम अंडे रहते हैं,
जिसके चलते भैंस में ये जो एनिस्ट्रस वो ज्यादा मिलता है। तो अब चलते हैं, इनका वर्गीकरण करेंगे कैसा कैसा है। ब्रॉडली क्या होता है, इधर टाइप 1 या फिर टाइप 2। टाइप 1 में क्या है, बेस्ड ऑन द कॉर्पस ल्यूटम। कॉर्पस ल्यूटम क्या है, मान लीजिए ये हो गया ओवरी, ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे अंडा सब है, ठीक है। जैसे कि ये अंडा बाहर आते हैं एक स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ठीक है। अंदर इसका तो ज्यादा रहता है, ये थोड़ा बाहर, इसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटम। ये जो कॉर्पस ल्यूटम रहता है, जैसे कि किसी का पिंपल्स होता है जैसे गाल में, जैसे बाहर आता है, उस हिसाब से ये ओवरी से ये ओवरी हो गया, ठीक है। इसके ऊपर एक कॉर्पस ल्यूटम, यहां से क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये गाभिन जो होता है, जो बच्चा बढ़ता है, उसको खाना पीना खिलाने के लिए ये मतलब मदद करता है ये हार्मोन। तो ये कॉर्पस ल्यूटम अगर है तो हम बोलते हैं नॉर्मल फंक्शनल कॉर्पस ल्यूटम। तो ये टाइप 1 एनिस्ट्रस, जैसे कि प्रेगनेंसी, अगर कोई गाभिन है तो वो ऐसे कॉर्पस ल्यूटम डेफिनेटली 100% वो कॉर्पस ल्यूटम होगा। तो ये नॉर्मल आता है जैसे कि फॉल्स टाइप एनिस्ट्रस में। टाइप 2 एनिस्ट्रस क्या है, फंक्शनल कॉर्पस ल्यूटम होगा नहीं, ये जो ये दिख रहे हैं पूरा ऐसे प्लेन रहेगा। आप जैसे अंदर हाथ डाल के जैसे चेक करोगे पूरा स्मूथ रहेगा, कोई सेल नहीं मिलेगा। तो ये होता है इनएक्टिव, मतलब वो एक्टिव नहीं है, तो वो होता है ट्रू एनिस्ट्रम। और अगर दूसरी हिसाब से हम डिवाइड करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, तो एक होता है फिजियोलॉजिकल, एक होता है पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब जो हमारे शरीर के हिसाब से वो सही है, वो फिजियोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल मतलब नॉर्मल चीज से जो हटके जो हो रहा है वो पैथोलॉजिकल, ठीक है। फिजियोलॉजिकल में क्या क्या है, जैसे गाभिन हो रहा है गाय, तो गाय तो गाभिन होना तो फिजियोलॉजिकल है, नॉर्मल चीज है। तो उसके चलते जो हो रहा है, मान लीजिए ये ओवुलेटरी एनिस्ट्रस, ओवुलेशन हुआ, ठीक है, आप सीमेन चढ़ा है, गाय गाभिन हुई, तो वो हो गया आपका नॉर्मल, प्रेग्नेंट हो गई, वो आ गया ओवुलेटरी एनिस्ट्रस के अंदर, ठीक है। आज गाभिन हो गई तो 9 महीने तक, मतलब 270 दिन, मतलब मान लीजिए एवरेज, ऊपर नीचे 5 दिन हो जाता है, तो 270 दिन हो गया गाय का, जैसे मान लीजिए कि गर्भावस्था, तो वो हो गया आपका ओवुलेटरी एनिस्ट्रस। उस 7 महीने के अंदर अंदर क्या होता है, मतलब वो गर्भ में नहीं आते हैं, नॉर्मल नहीं होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, गाय गाभिन हो फिर भी गर्भ में आते हैं, वो पहला जो 3 महीने का अंदर अंदर, उसको कहते हैं हम जेस्टेशनल स्ट्रेस। गाभिन में होगी, कभी कभी आती है, लेकिन ऐसे नहीं कि सब में आने वाले हैं। सेकेंड चीज है एन्यूबुलेटरी एनिस्ट्रस। एन्यूबुलेटरी मतलब गाय गर्भ में आएगी लेकिन वहां से अंडा नहीं निकलेगा, ठीक है, वो एन्यूबुलेटरी स्ट्रेस होता है। तो एन्यूबुलेटरी एनिस्ट्रस क्या है, ओवुलेशन भी नहीं होगा, गर्भ में भी नहीं आएगी। तो जैसे प्री प्यूबर्टल एनिस्ट्रस, जैसे कि प्यूबर्टी नहीं आया होगा, तो प्यूबर्टी नहीं है तो हीट में तो नहीं आएगी ना, ओवुलेशन होगा, ठीक है। लैक्टेशनल एनिस्ट्रस, लैक्टेशनल एनिस्ट्रस मतलब जो गाय, मतलब जैसे मान लीजिए होल्स्टीन फ्रीजन, ठीक है, एचएफ हम बोलते हैं, जो सफेद और काला जैसा रहता है जैसे उसका चमड़ी में, तो उसमें क्या ज्यादा दूध जब देते हैं तो उसमें प्रोलैक्टिन रहता है, ठीक है। वो जो जीएनआरएच रहता है ना, जैसे कि ये जीएनआरएच, ठीक है, इसमें दो आता है, एलएच और एफएसएच, ये सारा वो ओवुलेशन कराता है, ठीक है। अगर आपका जीएनआरएच नहीं है तो ये भी नहीं है, एलएच नहीं है, एफएसएच नहीं है, तो ओवुलेशन होगा नहीं। तो ये लैक्टेशनल एनिस्ट्रस कहते हैं। तीसरा है पोस्टपार्टम एनिस्ट्रस। पोस्टपार्टम जो अभी बता रहे थे, बच्चा देने के बाद जो गर्भ में नहीं आते हैं उनको हम कहते हैं पोस्टपार्टम एनिस्ट्रस। उसमें क्या होता है, बच्चे देने के बाद नॉर्मली क्या होता है, जो सारा जो बॉडी में जो हार्मोन है वो बैलेंस में नहीं रहता है। तो बैलेंस में लाने के लिए कुछ कुछ जानवर को 30 दिन लगता है, कुछ कुछ 60 दिन लगता है, किसी किसी को मतलब होता है ना, फिर ऐसे गड़बड़ हो जाता है 1 साल तक नहीं आते गर्भ में, तो वो हो गया पोस्टपार्टम एनिस्ट्रस। तो ये था फिजियोलॉजिकल, जो नॉर्मल बॉडी में होते हुए हो रहा है। अब चलते हैं पैथोलॉजिकल, ठीक है, विकृत से क्या होता है, ठीक है। तो पहला जो है कंजेनिटल एंड हेरेडिटरी कॉजेस। मान लीजिए कुछ कुछ गाय या भैंस में क्या होता है, जो ओवरी जहां अंडा निकलता है वो ढंग से डेवलप हुआ ही नहीं। ऐसे हम जानवर देखें जिसमें एक ओवरी, मतलब मान लीजिए कितना, एक मटर के साइज के हिसाब से, जब ओवरी हुआ मतलब इतना नहीं है, तो क्या वो गर्भ में आएगी, तो आएगी नहीं। तो वो आपको डिसाइड करना है कि चेक करके कि हाँ ओवरी है कि नहीं। इसमें आता है ओवरियन एप्लेसिया, हाइपोप्लासिया और प्रीमैटिन। तो ये ओवरी जो आता है हाइपोप्लासिया, मतलब वो डेवलप सही से नहीं होता है, जिसकी वजह से वो गाय या भैंस गर्भ में नहीं आते हैं। फ्रीमैटिन, फ्रीमैटिन क्या है कि कभी कभी क्या होता है, जुड़वा जब होता है, इंसान में तो ये नहीं होता है, लेकिन गाय में, जैसे गाय या भैंस में अगर एक मेल और फीमेल, ठीक है,
दोनों साथ में अगर गाभिन रहते हैं तो जो मेल बच्चा जो जो बछड़ा बोलते हैं, बछड़ा और बाछी एक साथ अगर अगर पैदा होते हैं तो वो बाछी जो है वो इनफर्टाइल हो जाएगी, क्योंकि इसका जो एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन जाके वो ओवारी का जो सिस्टम खराब करता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वो आप जैसे चेक करोगे उसका ओवेरियन डेवलपमेंट वो इनफर्टाइल होता ही है, ठीक है। तो ये होता है फ्री मैटिन कंडीशन में। फिर पैथोलॉजिकल सेकंड चलते हैं एक्वायर्ड, जो मतलब क्या होता है जैसे ओवुलेटरी अनिस्ट्रस, सब ईस्ट्रस, अनऑब्जर्व ईस्ट्रस और पर्सिस्टेंट सीएल। पर्सिस्टेंट सीएल मींस जो कॉर्पोरेशन जो हम बताए थे वो क्या होता है 16 दिन के बाद धीरे धीरे डिजेनरेट होता है, कम होता जाता है, लेकिन ऐसे टाइम आता है वो ऐसे ही लगा रहता है, वो डिजेनरेट होता नहीं है। कुछ कुछ बीमारी में वो आता है जैसे कि मोमिफिकेशन, पायोमेट्रा, उन सब कंडीशन में क्या होता है वो पर्सिस्टेंट सीएल या हम कहते हैं पीसीएल, वो पीसीएल रहता है। दूसरे तरह का जो वर्गीकरण है वो है एन्यूबुलेटरी एनिस्ट्रस 1, टाइप 2 या टाइप 3। ये फॉलिकुलर वेव के हिसाब से होता है। अगर ये इसके हिसाब से आपको ज़्यादा पढ़ना है, ये एक आर्टिकल है, इसके अगर कुमार एटल ये एनिस्ट्रस के ऊपर है, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसमें विस्तार रूप से वो दिया गया है। तो चलते हैं जानते हैं कि कौन सा चीज़ें जो है जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स अफेक्टिंग और फैक्टर्स कॉजिंग एनिस्ट्रस, जो कोई भी इनफर्टिलिटी हो जानवर में कोई भी, ठीक है, जो मतलब मोस्टली रिप्रोडक्टिंग और एनिस्ट्रस की बात हम करेंगे वो है न्यूट्रिशन, खाना पीना ये, ठीक है। बहुत जगह से हम कैंप करते हैं, ठीक है, गांव-गांव जाके हम पशु मेला या कैंप टाइप का करते हैं, तो वहाँ कभी-कभी क्या होता है ना, इतना कभी कुछ-कुछ एरिया में इतना गरीबी है, जानवर तो रखे हैं, जैसे कि हम कुछ प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं, हाँ ये दवाई ले आएगा, दवाई दे दीजिएगा, तो किसान तुरंत पूछता है कितना रुपया लगेगा, हाँ ठीक है मैं बोल दूंगा कि हाँ 100-150 लगेगा। अरे 100-150 में थोड़ा इतना तो सब्जी हम ले आएंगे घर के लिए। तो होता है ना वो जो कभी कभी गरीबी जैसे होता है तो किसान क्या करता है बहुत टाइम तक अच्छा मतलब दाना नहीं खिला सकता है, या फिर जैसे कैल्शियम हो गया जैसे, तो उसी हिसाब से जानवर को ढंग से खिला नहीं मतलब खाना नहीं मिलता है, जिसके चलते फिर बहुत सारे डिमेरिट होता है। मान लीजिए गाय तो रखे हैं, चरने छोड़ देते हैं, घास कितना चरा है क्या मिला है, तो उस हिसाब से ना उसको दूध मिलता है ना ढंग से कुछ प्रोडक्शन होता है। तो ये है इसीलिए न्यूट्रिशन। जो पहला जो है नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, अलोंग विथ उसके साथ साथ कुछ जो मिनरल्स है, चाहे मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स, उसके कमी होता है, जिसके चलते हम बोलते हैं ट्रेस मिनरल्स, ठीक है, ट्रेस मिनरल्स। ये रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। ये सारा जाके जो ओवुलेशन हो गया, कंसेप्शन हो गया, प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चा सही सलामत 9 महीना तक रहना, ठीक है, वो ये सारे मिनरल्स का विटामिन का भी बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा हो गया बॉडी कंडीशन स्कोर। बॉडी कंडीशन स्कोर क्या है, जानवर को जैसे दूर से देख के बता देंगे मतलब स्वास्थ्य है कि नहीं है। तो मान लीजिए कोई पूरा सही से मतलब मसल्स ग्रोथ है, उसका जो पेल्विक क्वार्टर सही प्रोपोर्शनेट में है, तो उसको हम देख के एक जो कहते हैं शारीरिक स्थिति का स्कोर, ठीक है, उसको हम बॉडी कंडीशन स्कोरिंग करते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रीम लो, जैसे मान लीजिए कि खाली हड्डी और उसका चमड़ा बचा है, तो उसमें क्या जितना बॉडी होता है उसमें क्या मतलब वो बच्चा पैदा करेगी, तो नहीं होता है। और रेस्ट्रिक्टिंग फीड इंटेक ड्यूरिंग लेट जेस्टेशन, ये भी एक कारण बनता है। हमारे बॉडी में या फिर जानवर के बॉडी में जो हम खाते हैं, पहला जो काम आता है वो बॉडी का मेंटेनेंस के लिए जाता है, कि धड़कन सही से काम करे, दिमाग सही से काम करे, जितनी वो सब पहला। रिप्रोडक्शन जो आता है, जो बच्चे देने वाली ये चीजें या फिर मेल या फीमेल, वो चौथा की जगह पे आता है। इसलिए बोलते हैं रिप्रोडक्शन इज द लग्जरी फंक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है, वो एक लग्जरी फंक्शन है। तो पहला सारा जो एनर्जी जाता है वो मेंटेनेंस में, ठीक है। एनवायरमेंटल स्ट्रेस, एनवायरमेंटल स्ट्रेस मतलब मान लीजिए गर्मी का सीजन आ रहा है, अगर जानवर ज्यादा गर्मी में मतलब आता है मतलब फील करती है, तो हम कहते हैं हीट स्ट्रेस एक डेवलप होता है। तो इसलिए आप देखे होंगे आजकल जो मॉडर्न फार्मिंग करते हैं या फिर कूलर या एग्जॉस्ट सब लगाते हैं, स्प्रिंकलर लगाते हैं, तो उसमें क्या जानवर का जो बॉडी टेम्परेचर है वो थोड़ा कम उसको, तो अगर ज़्यादा होता है तो इधर एबॉर्शन हो सकता है या फिर वो गर्म में भी नहीं आएगी, जो हम एनिस्ट्रेस भी हो सकता है। तो ये आता है एनवायरमेंटल स्ट्रेस में। और गाय और भैंस की हम बात करें तो जो हीट स्ट्रेस है बोफलो में ज़्यादा होता है। आप देखे होंगे कि कोई नदी है या फिर तालाब है, भैंस जाके अंदर डूब के रहे, खाली मुंडी दिखाते हुए रह रहे, उसको हम वालोइंग कहते हैं। भैंस में थोड़ा ज़्यादा जो हीट स्ट्रेस ज़्यादा होता है, तो इसलिए पानी में अंदर
डूबे हुए रहते हैं, जैसे आपको मिलेगा। हाई एम्बिएंट टेम्परेचर से होता है, ये जितना फॉलिकुलोजेनेसिस को प्रिवेंट करता है, जो अंडा निकलता है उसको प्रिवेंट करता है, और स्टेरॉइडजेनेसिस जो हार्मोन सिंथेसिस होता है उसको भी वो प्रिवेंट करता है, तो जिसके चलते वो फिर एनिस्ट्रस होता है। लैक्टेशन, लैक्टेशन मतलब हाई यील्डिंग जो जानवर से, जैसे हम बताए थे कि जितना हाई यील्डिंग कैटल एंड बुफेलो है वो ज्यादा पोस्टपार्टम एनिस्ट्रस होता है, ठीक है। और जो भी हीट भी इनके साथ हैं उसका जो एक्सप्रेशन है, जो हम कहते हैं ओवर साइन, वो थोड़ा कम भी रहता है, तो वो ड्यू टू ये जो हम कहते हैं प्रोलैक्टिन, ठीक है। ये जीएनआरएच को वो नेगेटिव फीडबैक या नेगेटिवली अफेक्ट करता है। सकलिंग, सकलिंग में क्या होता है, जैसे बच्चा ऐसे सकलिंग करता है उसमें भी प्रोलैक्टिन निकलता है, ठीक है। वो इतना मिल्क प्रोलैक्टिन वो क्या बोलते हैं एनहांस करता है वैसे प्रोडक्ट्स, तो उसके चलते ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस जो है, ठीक है, गोनाड्स, ठीक है, ये जो सकलिंग जो होता है प्रोलैक्टिन के, ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस को वो प्रिवेंट करता है, जिसके चलते वो फिर एनिस्ट्रस होता है। ना एनिस्ट्रस को कैसे हम डायग्नोसिस करें, ठीक है, तो ठीक है हम जान तो लिए एनिस्ट्रस, तो डायग्नोसिस करना सही है। मान लीजिए एक किसान आपके पास लेके आए, बोले कि सर हमारा गाय गर्भ में नहीं आ रही है, तो आपको ये देखना है कि वो गाभिन तो नहीं है या फिर और कुछ कारण के होता है, तो वो आपको ध्यान देना है कि जांच करके देखना है कि हिस्ट्री, फर्स्ट जो है हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है, कितनी एज की है, कितनी प्यारिटी के मतलब कितनी बार बच्चा दे दी है, और लास्ट टाइम कब वो बच्चा दी थी, वो भी, क्योंकि वो पोस्टपार्टम एनिस्ट्रस के कैटेगरी में आता तो नहीं है, वो जानने के लिए लास्ट टाइम भी कितना काविंग कब हुई थी वो जानना जरूरी है। इसके बाद सकलिंग वीनिंग, सकलिंग मतलब जो बताए थे कि जैसे जितने दूध पीने के लिए जितनी बार वो सकलिंग करेगी वो प्रोलैक्टिन कंसेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, तो इसी हिसाब से वो फिर एनिस्ट्रस होता है, तो वो भी ध्यान देना है कितना लीटर दूध देती है, कितना बार सकलिंग होते हैं, और लास्ट टाइम नेचुरल सर्विस कब हुआ था या एआई कब हुआ था, ये क्यों जरूरी है। मान लीजिए लेके आए कि हम बोले 3 महीना पहले वो हम सीमेंट चढ़ाए थे, तो अभी 3 महीने के बाद गर्भ में नहीं आ रही है सर देख लीजिए, तो उस टाइम आपको देखना है कि वो जानवर प्रेग्नेंट है कि नहीं। और डिवर्मिंग एंड फीडिंग, डिवर्मिंग जानना क्या जरूरी है, जितने भी आते हैं एनिस्ट्रस हम पूछते हैं, अगर कीड़े अंदर रहते हैं तो जो भी एनिमल खाती है तो सारा जो माइक्रो एंड मैक्रो मिनरल्स क्या होता है वो बॉडी में ऑब्जर्व होने में दिक्कत होता है, तो जिसके चलते फिर वो एनिस्ट्रस पे आता है। तो इसलिए पहले जब हम कहते हैं दाना खिलाओ, खाना खिलाओ सही से, तो पहले वो अंदर जो कीड़े हैं उसको मारना है, उसके बाद जाके आप उसको प्रॉपर्ली जो आप मिनरल मिक्सर या फिर जो दाना खिलाने के लिए हम बोलते हैं, ठीक है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन और परेक्टल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन क्या है, डायग्नोसिस कैसे करोगे, जैसे आप परेक्टल करोगे ओवरी का स्टेटस आपको पहले मिलेगा, चाहे वो कंजेंटल मतलब है ओवरी है कि नहीं देखना है, अगर है तो कितना साइज छोटा है या फिर प्रॉपर्ली उसमें फॉलिकल्स है कि नहीं, हम जान सकते हैं। जैसे सीएल का ऐसे आपको ड्रॉ करके दिखाए थे, सीएल ऐसे आपको ऐसे ही एक मिलता है सीएल, अगर आप परेक्टल एग्जाम करके चेक करोगे आपको सीएल मिल रहा है, तो हो सकता है कि जानवर गर्भ में आया हो और लेकिन वो जो किसान है वो नहीं देख पाया हो, ठीक है, होता है, उसको हम कहते हैं साइलेंट हीट, आया होगा लेकिन जानवर सो नहीं क्योंकि अंदर अंदर, लेकिन वो जानवर गर्भ में उसका प्रॉपर्ली हो रहा है, तो ये एक होता है सीएल देख के हम कह सकते हैं। या फिर वो सीएल परसिस्टेंट कॉर्पस ल्यूटेम हो सकता है, मतलब वो कई दिन तक, मतलब कि जैसे होता है ना कि एक ही दिन के अंदर अंदर जो साइकिल चेंज होता है नहीं होके ये 5 महीना तक कोई सेम सीएल हो, जो कहते हैं परसिस्टेंट कॉर्पस ल्यूटेम, उसके चलते मान लीजिए फीटल मोमिफिकेशन हो, मैसेरेशन हो, या फिर पायोमेट्रा जैसे कंडीशन हो, ठीक है, हाइड्रोमेट्रा हो, ये सब कंडीशन में क्या होता है ना परसिस्टेंट कॉर्पस ल्यूटेम रहता है, तो उसको आप जांच कर सकते हो जब आप परेक्टल एग्जाम करते हो तब। तीसरा मेथड है कि अल्ट्रासोनोग्राफिकल एग्जामिनेशन। बहुत बार क्या होता है हम जब परेक्टल खाली हाथ से हम जांच करते हैं तो उसमें ओवरी तो आपको मिल जाएगा, ये ओवरी है, ये तो बाहर से कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर क्या है, जैसे मैं बोलूंगा आपके गाल में जैसे पिंपल्स हुए हैं, तो आप ऐसे तो हाथ लगा के दिखा सकते हो हाँ इसमें पिंपल है, लेकिन उसके पिंपल के अंदर क्या है आपको तो पता नहीं चलेगा, वो आप ना देख सकते हो ना इसमें हाथ में पता नहीं चलेगा उंगली से, तो इसीलिए आपको अल्ट्रासाउंड कर सकते हो। अल्ट्रासाउंड जब करेंगे तो ओवरी के अंदर फॉलिकल सब जो रहते हैं उसका स्टेटस हम देख सकते हैं, जैसे फॉलिकल्स क्या होते हैं, जैसे प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी टाइप से होते हैं, ठीक है, तो ये
हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही जान सकते हैं। अगर बहुत छोटे छोटे फॉलिकल्स है तो हम किसान को सलाह दे सकते हैं कि इसको कीड़े के दवाई दीजिए, फिर दाना खिलाइए, तब जाके इसका जब अंडे साइज के बढ़ेंगे तब जाके आप हम मतलब घर में आने का संभावना चांसेस है। तो ये आता है अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन के अंतर्गत। चौथा जो है हार्मोनल लेवल एस्टिमेशन। हार्मोन लेवल क्या है? आप प्रोलैक्टिन का चेक कर सकते हो, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब हार्मोन जैसे ईस्ट्रोजन, ठीक है, E2 हम शॉर्टकट बोलते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोलैक्टिन, ये सब हार्मोन हम जब जांच करेंगे, थोड़ा कभी लैब में थोड़ा कॉस्ट भी हो सकता है, तो इसके हम जांच करके पता लगा सकते हैं। लेकिन इस चारों में से जो सबसे बेस्ट काम आता है वो है अल्ट्रासोनोग्राफी का। बहुत इजी टू गो है, मतलब आप अगर बहुत कॉलेजेस में आजकल हो गया, बहुत सारे क्या होता है ना, जो वेटनरी डिस्पेंसरी है वहाँ भी अल्ट्रासाउंड भी अवेलेबल हो गया है। तो अल्ट्रासाउंड से आपको पूरा क्लियर कट आपको पता लग जाएगा कि अंदर क्या स्टेटस है जानवर का। तो अब चलते हैं प्रिवेंशन, कैसे उसको प्रिवेंट करें एनिस्टस को, जैसे एनिस्टस ना हो। पहला जो है मेंटेन प्रॉपर हेल्थ, ठीक है, जो कि न्यूट्रिशन से आता है। प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन, उसमें से मिनरल्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड बहुत सबसे इंपॉर्टेंट जो है नेगेटिव एनर्जी बैलेंस नहीं रखना है ट्रांजिशन के टाइम पे। उसके बाद वीनिंग। वीनिंग क्या है? मान लीजिए कुछ पर्टिकुलर टाइम पे अगर मतलब बाछिया बच्चा जो भी है अगर गाय से अलग कर देते हैं, वो सकलिंग नहीं करेगा तो प्रोलैक्टिन कंसंट्रेशन नहीं आएगा सर्कुलेशन में, तो वो वीनिंग उस हिसाब से आपको एनिस्टस होने से वो रोकता है। एफिशिएंट स्ट्रेस डिटेक्शन कैसे हेल्प करता है? जैसे आपको बोले कुछ ऐसे जानवर होते हैं अंदर अंदर गर्म में होगी, लेकिन बाहर से किसान देख के बोला नहीं गर्म में तो नहीं आ रही है, तो अगर आपका स्ट्रेस डिटेक्शन प्रॉपरली कर पा रहे हैं तो आप वो जो एनिमल हीट में आ रही है आप उसको ऐसे नहीं कह सकते भाई वो हीट में नहीं आ रही है। तो इसी हिसाब से प्रॉपर स्ट्रेस डिटेक्शन बहुत जरूरी है। और रूटीन प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, मान लीजिए अर्ली प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, जो कि हम पिछले मॉड्यूल में भी पढ़ चुके हैं कि प्रेगनेंसी डायग्नोसिस गर्भावस्था जांच का क्या महत्व है। ठीक है, अगर आप मतलब मान लीजिए 40 या 60 दिन के 2 महीने के अंदर आप जांच करके बता सकते हो कि हाँ ये गाभिन है, तो अंदर अंदर किसान क्या सोचा कि 4 महीना हो गया हमारा गाय गर्भ में नहीं आई है, तो एक्चुअली वो गर्भ में नहीं आ रही इसीलिए क्योंकि गाभिन है। तो ये प्रेगनेंसी डायग्नोसिस या गर्भावस्था जांच करने का ये फायदा है। तीसरा जो पॉइंट है ऑकरेंस ऑफ पोस्टपार्टम यूट्राइन इन्फेक्शन। बहुत बार क्या होता है, जैसे गाय में जैसे नॉर्मली अगर डिलीवरी नहीं होता है, जो बच्चा नहीं देती है, तो बच्चे को खींच के निकालना पड़ता है, ठीक है, या फिर मरा हुआ बच्चा निकलता है, उसमें से क्या होता है जो बच्चेदानी में क्या होता है इन्फेक्शन थोड़ा हो जाता है। तो अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं किए, वो इन्फेक्शन फिर जो मान लीजिए 1 हफ्ते में ठीक होने वाला था वो आपका 1 महीना तक ट्रीटमेंट चलेगा। पैसा तो आपका ज्यादा जाएगा ही जाएगा, लेकिन यूट्रस का जो स्टार्टस, जो हेल्दी जो स्टार्टस था वो खत्म। तो उस हिसाब से अगर इन्फेक्शन जैसे फैलता जाएगा तो आपका वो स्ट्रेस में जो आने का जो चांसेस था वो बढ़ जाएगा। मान लीजिए 30 दिन बाद आने वाली थी वो हीट में, अभी क्या होगा मे बी 3 महीने बाद मतलब 90 दिन में आ रही है। तो वो पोस्टपार्टम इन्फेक्शन जैसे होता है वो फिर आपका पोस्टपार्टम एनिस्टोस भी चांसेस बढ़ाता है। प्रिवेंट पेरीपार्चुरेंट डिजीजेस। पेरीपार्चुरेंट मतलब जिससे हम बच्चा देती है उसके आसपास जो कुछ डिजीज होता है हम कहते हैं पेरीपार्चुरेंट डिजीजेस, जैसे कि कीटोसिस, ठीक है, एनर्जी अगर कम मिल रहा है तो कीटोसिस हुआ, तो एक बीमारी दूसरे बीमारी की तरफ लेके जैसे जाता है। तो इस हिसाब से वो पेरीपार्चुरेंट डिजीज सफिशिएंट न्यूट्रिशन या प्रिवेंशन मेथड लेके, तो जैसे वो जानवर वो पेरीपार्चुरेंट डिजीज से अफेक्ट ना हो। रेगुलर डिवर्मिंग, यूज ऑफ प्रॉपर स्ट्रो सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल। अगर मान लीजिए कि आपके पास 2 या 3 गाय है, उनको तो मैनेज करना आसान है, लेकिन अगर 100 जानवर हो तो जो मैनेजमेंट या जो उसका थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उस टाइम क्या करेंगे, स्ट्रो सिंक्रोनाइजेशन आता है। इस सिंक्रोनाइजेशन मतलब एक साथ में सारे जानवर को घर में लाने के लिए जो मेथड हम कहते हैं वो स्ट्रो सिंक्रोनाइजेशन। उसमें क्या होता है जैसे कि कुछ कुछ इंजेक्शन जैसे जीएनआरएच बेस्ट होता है, फिर पीजीएफ2 अल्फा आता है, तो ऐसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऐसे जो हार्मोनल ट्रीटमेंट्स होते हैं वो स्ट्रो सिंक्रोनाइजेशन में आता है, जो आप आगे मॉड्यूल में भी पढ़ने वाले हैं। तो ये सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल करके एक साथ जानवर को हीट में लाइए और इंसेमिनेशन कीजिए। एडॉप्ट एफिशिएंट फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। फार्म अगर आपका पास है, मैनेजमेंट सबसे क्रिटिकल रोल प्ले करता है, ठीक है। आपका मैनेजमेंट सारे तरह से कैसे खिला रहे हैं,
किस हाउसिंग में मतलब कैसे जो जानवर को किस घर में रख रहे हैं और कैसे साफ सफाई है, हाइजीनिक में है कि नहीं, ये सारा चीज मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। अगर ये सब सही हो तो बहुत सारे बीमारी भी आपका कम हो जाएगा। और जो अनिश्चित में बोल रहा हूँ, आपका हीट डिटेक्शन अगर प्रॉपर हो रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन मतलब मिनरल मिक्सचर, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट सारा प्रॉपरली मिल रहा है, तो वो ये जानवर को वो कंडीशन में मतलब जाना ही नहीं है। तो अब हम क्या कंक्लूजन इसमें से निकाल सकते हैं, जैसे निष्कर्ष क्या है। एनिस्टस से क्या होता है ना, इट्स मल्टी फैक्टोरियल डिजीज व्हिच कॉजेज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक लॉसेस टू फार्मर्स एज वेल एज द कंट्रीज जीडीपी। मान लीजिए एक गाय से मतलब उदाहरण तरह बताएंगे, जैसे कि 1000 हो रहा है, तो अगर 100 जानवर होगा तो कितना हो गया, अभी पूरा 1 लाख जैसे हो गया, मान लीजिए एग्जाम्पल की तरह बता रहे हैं। तो अगर एक किसान में 1 लाख नुकसान हो रहा है, तो बाकी अगर 10 किसान होंगे तो वैसे 10 लाख हो रहा है। तो ये खाली किसान का तो इकोनॉमी लॉस नहीं हो रहा है, पूरा कंट्री का भी जीडीपी में भी कमी आ रहा है। We modern feeding and management practices in organic dairy farms are also responsible for manifestation of the diseases। जो मॉडर्न डेयरी फार्म हो गए, गाय तो मान लीजिए कि 10 लीटर दे रही है, लेकिन जो फार्मर्स जैसे होते हैं कुछ, जैसे कि हमें ज्यादा दूध चाहिए, तो ज्यादा दूध प्रोडक्शन का हाई मिल्क यील्ड जब होता है, तो फिर एनिस्टस का वो होने का भी चांसेस वो बढ़ाता है। तो मॉडर्न फार्मिंग जैसे होता है, वो कुछ हद तक वो भी रेस्पॉन्सिबल है कि एनिस्टस डेवलप होने में। और सबसे बेस्ट जो है, अगर अर्ली डायग्नोसिस हम कर लिए, ठीक है, और ट्रीटमेंट प्रॉपरली कर लिए पहले से, तो ये बीमारी जो एनिस्टस जो है, मान लीजिए 1 महीने के अंदर जो कंट्रोल हो सकता है, ना कि वो 1 साल तक वो ना चले। तो अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट जो हम जो जिसका विचार कर रहे हैं वो इफेक्टिव है। और सबसे जो हम बोलते हैं ब्रह्मास्त्र है, प्रॉपर न्यूट्रिशन, मैनेजमेंट एंड प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस, ये की फैक्टर है एनिस्टस को रोकने के लिए। तो ये किताब जो 3 है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें विस्तार रूप से इसके बारे में दिया है, तो ये पढ़ने के लिए आपके लिए है। धन्यवाद।